नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा एक डायरेक्टर दोस्त छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बायोपिक लिख रहा है। बायोपिक बनाने की तैयारी है उसकी। उसी के बारे में हमारी बातें चल रही थी। तो मैंने तो सब हाल ही में जितनी बायोपिक आई हैं पिछले 4-5 सालों के बीच में, उनमें से कुछ चली हैं, कुछ नहीं चली हैं। ज़्यादातर तो फ्लॉप ही हुई हैं। लेकिन किसी से भी मैं पूरी तरह कन्विंस नहीं रहा हूँ। मैंने उससे उससे भी यही कहा कि तुम लिख तो रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने रिसर्च भी अच्छी की होगी। लेकिन तुम जब फ्लोर पे जाओगे तो शायद तुम जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। और क्यों नहीं कर पाओगे, मैंने उसको इसके कारण ही बताया। चलिए पिछले 4-5 सालों में चलते हैं कि जितनी आई। जैसे कुछ तो बायोपिक थी और कुछ किसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर को लेकर बनाई हुई फिल्में थी। थोड़ा और पीछे जाते हैं। जोधा अकबर, आशुतोष गौरी के डायरेक्टर, ऋतिक रोशन अकबर थे, ऐश्वर्या राय जोधा थी। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो अकबर कोई ऐसे नहीं थे। पहले तो पर्सनैलिटी मैच नहीं करती थी। अकबर एक बड़ा नाटा सा और बड़ा ऑर्डिनरी दिखने वाला, बड़ा साधारण सी शक्ल सूरत वाला व्यक्ति था। और यहाँ एक ऋतिक रोशन जैसा हैंडसम व्यक्ति। पहले तो वहीं कोई पर्सनैलिटी मैच नहीं करती थी। चलिए थोड़ा मान लेते हैं कि क्रिएटिव लिबर्टी ले ली, उनको एक हैंडसम हीरो दिखाना पड़ेगा, फिल्म बेचनी है। लेकिन अकबर के जीवन पर अगर आप जाते हैं तो क्या आपको फिल्म बनाने के लिए एक जोधाबाई मिलती है? अकबर का इतना बड़ा जीवन है, बहुत से ऐसे किस्से कहानियाँ हैं जिन पर आप फिल्म बना सकते हैं। उसके जीवन के और भी पहलू हैं। वैसे जीवन में ऐसा कोई अच्छा पहलू नहीं है जिसके ऊपर फिल्म बनाई है, और क्योंकि अकबर एक बड़ा क्रूर व्यक्ति था और जीवन में उसने ऐसे कोई अच्छे काम नहीं किए। खैर जो भी है, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, आपको उनको उठाना ही पड़ेगा। लेकिन एक व्यक्ति को उठाकर, हिस्ट्री से एक व्यक्ति को उठाकर कुछ भी मसाला डाल करके एक एंटरटेनिंग फिल्म बना दी। लेकिन फिल्म हिट है, बॉक्स ऑफिस से बहुत बड़ी हिट हुई थी, तो दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन कोई ये कहे कि वो इतिहास है, तो मैं नहीं कहूँगा। नहीं, बिल्कुल इतिहास नहीं है। आपने सिर्फ हिस्ट्री से एक व्यक्ति का नाम उठाया, उसके जीवन के कोई किस्से भी नहीं है, सिर्फ एक नाम उठाया और उसके ऊपर एक मसाला फिल्म बना के रख दी। उसके बाद बाजीराव मस्तानी आई। बाजीराव भल्लाल कलयुग के 3-4 महान योद्धा अगर गिने जाए तो उनमें से एक थे। ये वो योद्धा था जिसने लगभग भारत को मुगल विहीन कर दिया था। मुगलों की सत्ता लगभग समाप्त कर दी थी। और कुछ वर्ष और जी जाते तो शायद अंग्रेजों का भी अता पता नहीं होता। वो योद्धा जिसने युद्ध को एक कला की तरह लिया, एक छोटी सेना लेकर जाता था और बड़ी से बड़ी सेना को पराजित करके आ जाता था। उनके जीवन में अगर आपको कुछ मिलता है तो सिर्फ मस्तानी ही मिलती है। यही पद्मावत में भी हुआ। तो इन फिल्मों की चर्चा मैंने कुछ उसके साथ की। मेरा दोस्त थोड़ा मेरे से कन्विंस भी हुआ। मैंने उसको बोला, मैंने साफ साफ कहा कि भाई आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो समस्याएं आपके सामने आएंगी, पहले तो आपको औरंगजेब को जितना क्रूर दिखाना पड़ेगा, जो कुछ औरंगजेब ने संभाजी के साथ किया था, वो आप स्क्रीन पर दिखा नहीं पाएंगे। बहुत सी परेशानियां आपके सामने आएंगी। जैसे का तैसे आप दिखाने जाएंगे तो सबसे पहले हमारी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी, जिन्होंने अपने पूरे ज़िंदगी औरंगजेब को ग्लोरीफाई किया था, और लेफ्ट गैंग खड़ी हो जाएगी। इन सबको छोड़ भी दें तो जितनी क्रूरता
औरंगजेब ने संभाजी महाराज के साथ दिखाई थी, सेंसर पास नहीं करेगा, जैसे का तैसा पास नहीं करेगा। और जब आप फ्लोर पे जाएंगे, सबसे बड़ी बात तो इतना बड़ा सब्जेक्ट कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बना नहीं पाएगा, बना भी लिया तो रिलीज नहीं कर पाएगा, किसी न किसी कॉर्पोरेट का सहारा लेना ही पड़ेगा। और जैसे कॉर्पोरेट आपकी फिल्म से जुड़ेगा, वो अपना ज्ञान शुरू करेगा, इतना क्रिएटिव इंटरफेयर करेगा। इसी का शिकार पृथ्वीराज चौहान हुई थी। जो कुछ लिखा गया था, जो कुछ सामने आया, बिल्कुल उसके उल्टा। और ये किसी और ने नहीं, खुद चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने कहा था। उसी सेट पर आके डायरेक्टर थे, सेट पर आते थे, लेकिन न कास्टिंग उनके मन की हुई, न मेकिंग उनके मन की हुई। एक डायरेक्टर सिर्फ रोल कैमरा एक्शन बोलने के तक सीमित रह गया। वो जो सब उन्होंने खुद कहा था, जब लिखे थे तब यशराज से उनकी कोई बात नहीं हुई थी। कहानी लिखी गई, किसी और को लेकर बनाना चाहते थे। वो फिल्म पृथ्वीराज चौहान देखकर तो लगता ही नहीं है कि ये वही डायरेक्टर है जिसने चाणक्य जैसा टीवी शो बनाया था। और अब अगर पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जाते हैं, उनके जीवन पर जाते हैं, तो इतना बड़ा जीवन है, इतना महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान पूरे सनातन इतिहास के उन 3 महान योद्धाओं में से हैं जिनको शब्द भेदी बाण चलाना आता था। सबसे पहले थे दशरथ, त्रेता में, द्वापर में एकलव्य, और कलयुग में पृथ्वीराज चौहान। आप इतने महान योद्धा के ऊपर फिल्म बना रहे हैं और आधी से ज़्यादा फिल्म आपकी लव स्टोरी पे चली जाती है, सिर्फ पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के ऊपर चली जा रही है, तो आप क्या दिखा रहे हैं? अब जाहिर है, ये तो जैसे यशराज आया होगा, कोई न कोई उनकी क्रिएटिव टीम के लोग आएंगे होंगे, तो ज़बरदस्ती नहीं, हमको लव स्टोरी चाहिए, गाना चाहिए। तो यार अगर आपको यही सब डालना है, यही सब बनाना है, तो बायोपिक बनाने की क्या ज़रूरत है? अब कोई मसाले फिल्म डालिए तो उसमें डालिए पेट भर के गाने डालिए, पेट भर के एक्शन सीन डालिए, रोमांस डालिए, रोमांटिक गाने डालिए, कैबरे भी डाल दीजिए, आइटम सॉन्ग डालिए, सारी छूट है आपको। अगर आप सिनेमा के इतिहास को उठाकर देखें तो जितने भी महान डायरेक्टर हुए हैं, वो चाहे किसी भी विधा में हुए हों, कमर्शियल में हुए हों, सामाजिक फिल्म बनाने वाले हुए हों, रोमांटिक फिल्म बनाने वाले हुए हों, लेकिन किसी ने बायोपिक पर हाथ नहीं डाला है। बायोपिक बनाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब बहुत बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारी रिसर्च, सालों की रिसर्च, उसके बाद मेकिंग, सब कुछ आपको ऑथेंटिक रखना पड़ता है। बायोपिक में आप बाकी किसी भी फिल्म में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आप अपने मन से चाहे जो डाल सकते हैं, लेकिन बायोपिक में बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं। हम आप सिनेमा के इतिहास में जाएँ तो शुरुआती दौर से, चाहे विमल रॉय रहे हों, गुरुदत्त रहे हों, वी शांताराम रहे हों, या थोड़ा उसके बाद आए मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, यश चोपड़ा, या थोड़ा उसके और बाद आ जाते हैं तो सुभाष घई, किसी ने भी बायोपिक पर हाथ नहीं लगाया। हर तरह की फिल्में बनाई, लव स्टोरी बनाई, एक्शन बनाया, रोमांटिक फिल्में बनाई, म्यूजिकल फिल्में बनाई, सोशल फिल्में बनाई, लेकिन बायोपिक पर हाथ नहीं लगाया। या अगर आप बायोपिक बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज के लिए समाज का बहुत बड़ा करते हैं कि आप किसी महान व्यक्तित्व को उठाकर फिर सामने पेश करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप बायोपिक बना रहे हैं तो आपको जैसे का तैसा दिखाना पड़ेगा। अब जाइए जिस कैरेक्टर आपने उठाया है उसके ऊपर जाइए, उसके लुक पर जाइए, वो कैसा दिखता था, क्या क्या हुआ था, उसके आसपास कौन से लोग थे, वो लोग कैसे दिखते थे, उस दौर का माहौल कैसा था, उस दौर का समाज कैसा था, उस दौर में घर कैसे होते थे, उस दौर में बोलचाल कैसी होती थी, इन सब को आपको लेकर आना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात, और अगर उस दौर में कोई हिंसक घटना हुई थी या किसी के साथ बलात्कार हुआ था या कोई भी इस तरह घटना हुई थी, तो आपको जैसे का तैसा दिखाना पड़ेगा। अगर आपको जैसे का तैसा दिखाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस दौर की सरकार उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देगी,
विपक्ष है उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देगा, सेंसर बोर्ड आपकी चीज़ को कैसे देखेगा। यहाँ बहुत सारी बातें होती हैं। पिछले 100 सालों के इतिहास में बनी हुई एक भी बायोपिक तो छोड़ दीजिए, बायोपिक तो बहुत बहुत दूर की बात है, किसी एक कैरेक्टर को दिखा करके बनाई हुई फिल्म भी ऐसी नहीं है जिसको लेकर मैं पूरी तरह कन्विंस हुआ हूँ। इस सिलसिला 50 और 60 के दशक से मुगले आजम, अनारकली और इन सारी फिल्मों से शुरू होता है, लेकिन एक भी ऐसी फिल्म नहीं है जिससे पूरी तरह मैं ये कहूँ कि हाँ उस कैरेक्टर से जस्टिफाई किया गया है। यहाँ तक कि मुगले आजम भी ले लीजिए, बहुत बड़ी फिल्म हिट है, बहुत महान फिल्म है, फिल्म मेकर्स के लिए एक स्कूल की तरह है। ये सारी बातें अपनी जगह हैं। मेरे को ये कहे कि वो सब हुआ था या जो कुछ उसमें हम देख रहे हैं वो सब सच था, जी नहीं, बिल्कुल झूठ था, सरासर झूठ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ना वैसा अकबर था, ना वैसी अनारकली थी, वो कहानी भी बिल्कुल गलत है। अकबर अनारकली क्या रिश्ते थे, सलीम के साथ क्या रिश्ते थे, जहांगीर के साथ क्या रिश्ते थे, वो सारी बातें इससे बिल्कुल अलग हैं। उसमें अकबर को बड़ा महान दिया गया जबकि वैसा कुछ नहीं था। ये सच है कि ये तीनों कैरेक्टर उस दौर में भी थे, लेकिन उनके बीच में रिश्ते अलग थे, वो मुद्दे अलग थे। जो कुछ फिल्मों में दिखाया गया था वैसा कुछ नहीं हुआ था। यही बात जोधा अकबर में भी है, यही बात बाजीराव मस्तानी में भी है। बाजीराव मस्तानी तो खैर एक डिजास्टर है, फिल्म बहुत बड़ी हिट है, वो सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन वो मैं ये कहूँगा बाजीराव हलाल का मजाक उड़ाया है संजय लीला भंसाली ने। इतना महान योद्धा के साथ में अगर आप उनके कैरेक्टर को उठा रहे हैं तो उसके साथ न्याय करना चाहिए। भारतीय इतिहास के, सनातन इतिहास के अगर गिनती के 2-3 सबसे महान योद्धा गिने जाएंगे तो उसमें से एक पेशवा बाजीराव भल्लाल थे। लेकिन अगर आप ऐसे किसी कैरेक्टर को उठा रहे हैं तो उससे न्याय करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन सिर्फ आप अपनी फिल्म चलाने के लिए कि अगर आप उनके नाम का इस्तेमाल करके और गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, यही पद्मावती के साथ भी हुआ। उसमें रतन सिंह के कैरेक्टर को इतना हल्का बना दिया गया है और सिर्फ एक कैरेक्टर जो विलेन है उसको ग्लोरीफाई करने के लिए पूरी फिल्म में उसको ग्लोरीफाई किया गया, ऐसा दिखाया गया वो कितना महान योद्धा था। जबकि जितने भी थे, ये चाहे खिलजी हुआ हो, औरंगजेब हो, वही सब 2-2 कौड़ी के पॉकेट मार की तरह, अगर उनको पॉकेट मार कहूँ तो शायद पॉकेट मार भी उनसे ज़्यादा ऊंचा होता है। पहले तो हमारे हिंदी सिनेमा के डायरेक्टर्स को या राइटर्स को ये समझना बहुत जरूरी है, क्रूरता और वीरता ये 2 अलग चीज़ें होती हैं। वीरता और क्रूरता के बीच में फर्क करना आना चाहिए, इन दोनों में फर्क होता है। यहाँ आप जितने भी क्रूर हुए हैं उनको आपने बड़ा वीर दिखा दिया है। और सही को सही और गलत को गलत। अब पद्मावत आपने बनाया है, पद्मावत खिलजी और पद्मावती की लव स्टोरी नहीं है, वो रतन सिंह और पद्मावती की लव स्टोरी है। तो खिलजी विलेन है, लेकिन तब ये फिल्म देखकर ऐसा लगता है वो खिलजी और पद्मावती की लव स्टोरी हो गई है और रतन सिंह एक सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह लगता है। सबसे पहले तो ना खिलजी लगता है, ना रतन सिंह लगता है, ना पद्मावती लग रही है। ये है कि भंसाली जैसे उनके अंदर एक बहुत बड़ा आर्ट है, फिल्म के अंदर वो इतना ग्रैंजर डाल देते हैं कि वो ग्रैंजर पूरी फिल्म को उठा देता है, एक अलग लेवल पर लेके चला जाता है और जो कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़ती है। ये उनकी हर फिल्म में, बाजीराव मस्तानी में भी हुआ था, ये देवदास से शुरू हुआ है। इतना ज़्यादा ग्रैंजर डालते हैं, बड़े बड़े सेट, महंगे कॉस्ट्यूम कि ऑडियंस 2-2.5-3 घंटे सिर्फ वही देखती रह जाती है, कैरेक्टर क्या कर रहा है किसी की नज़र नहीं पड़ती है। अब दिलीप कुमार की देवदास उठाइए, शाहरुख खान की देवदास उठाइए, अगर आप दिलीप कुमार वाली देवदास देखेंगे, बिगल वाली देवदास देखेंगे तो आपकी नज़र परफॉर्मेंस से पड़ती है। दिलीप साहब कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वैजयंतीमाला कैसी परफॉर्म कर रही हैं, सुचित्रा सेन कैसे परफॉर्म कर रही हैं, एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस पे आपकी नज़र पड़ती है।
लेकिन वही भंसाली वाली देवता साहब देखें तो फिर आपकी नज़र सिर्फ पर्दे, कॉस्ट्यूम, बड़े बड़े सेट इनके ऊपर पड़ती है। और बहुत से कलाकारों की, यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत से कलाकारों की हल्की परफॉर्मेंस पर भी आपकी नज़र नहीं पड़ती है। उसके बाद उनकी सारी फिल्मों में वही हुआ है। सिर्फ ब्लैक एक ऐसी फिल्म मुझे लगी जिसके अंदर मुझे एक एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस दिखती है, क्योंकि वो सब्जेक्ट अलग था। उसके अलावा उनकी जितनी फिल्में आई, उन सारी फिल्मों को देखता हूँ, मैं भी उतना एंजॉय करता हूँ, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ सेट के ऊपर पड़ती है। डायरेक्टर के काम से ज़्यादा कोरियोग्राफर के काम पर मेरी नज़र पड़ती है। डांस शोज मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जो डायरेक्टर का असली काम है परफॉर्मेंस निकालना, उसके ऊपर मेरी नज़र नहीं पड़ती। हाँ, सेट आर्ट डायरेक्टर काम पर नज़र पड़ती है। आर्ट डायरेक्टर काम बेहतरीन लगता है, बहुत बेहतरीन सेट, तरह के सेट लगते हैं। कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम बहुत पसंद आता है। कलाकारों के बहुत अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम है, बेहतरीन कॉस्ट्यूम सारे कलाकार पहनते हैं। सिर्फ डायरेक्टर का काम नहीं दिखता है। ऑडियंस को उन्होंने टेस्ट ऐसा लगा दिया है बड़े बड़े सेट्स का, ग्रैंडर, रिचनेस, कि वो सब देख के फिल्म निकल जाती है। फिल्म अच्छे पैसे वसूल लेती है। अगर हम कुछ फिल्मों पर नज़र डालें, चलिए वहीं से चलते हैं, जोधा अकबर शुरू करते हैं। जोधा अकबर आई, उसका जो सबसे बड़ा डिजास्टर आया वो आया पानीपत। एक तो ऐसी फिल्म बनाने पर सबसे बड़ी ऐसी फिल्म बनाने के सामने दिक्कत एक ये है कि वो कास्टिंग कहाँ से करेंगे। पानीपत की कास्टिंग आपको कहाँ से लग रही है कि वैसी कास्टिंग हो सकती है? अर्जुन कपूर किस एंगल से इस तरह की फिल्मों के लिए फिट लगते हैं पानीपत वाले सब्जेक्ट के लिए? जोधा अकबर आई, पानीपत आई, उसके बाद अगर मैं किसी और फिल्म का नाम लूँ तो ये दो तीन फिल्में जिनके बारे में चर्चा कर रहा था, बाजीराव मस्तानी है, पद्मावती है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान, वो एक और बड़ा डिजास्टर। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ ये डायरेक्टर ये बात जानता था कि उसने गलती कर दी है। चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने खुद स्वीकार किया कि जो मैंने किया वो गलत किया। तो मुझे पता था कि मैं जो फिल्म बना रहा हूँ, जैसी मैं फिल्म चाहता था वैसी फिल्म बन नहीं पा रही है। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर नज़र पड़े तो हाल फिलहाल में और कोई फिल्म तो मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, या रिलीज हुई होगी तो सोचिए वो कैसी होगी, जिसका नाम मेरी जुबान पर नहीं आ रहा, मेरे ध्यान में नहीं आ रही है। तो यही बात मैंने अपने इस दोस्त से बताई कि यार तुम लिख तो रहे हो, और इतनी बड़ी फिल्म जो तुम लिख रहे हो अपने करियर में, पहली बार जो तुमने इसके पहले जो काम किया है, टीवी में किया है, वेब सीरीज में किया है, वो एक अलग तरह का सब्जेक्ट था। कमर्शियल बनाना एक अलग चीज़ है, उसके उससे आपकी किसी की आपसे उस तरह की अपेक्षा नहीं रहती है। और आपने जो कहानी बनाई है लोग सिर्फ ये देखते हैं आपने वो कैसी बनाई है, आपके कलाकार उस कैरेक्टर फिट बैठ रहे हैं। लेकिन जब आप एक बायोपिक पर जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। एक जो मेरे दिमाग में है, जो मैं बनाना चाहता हूँ, एक तो ये यहाँ तो बात रही बायोपिक की, अगर आप कोई पीरियड ड्रामा भी उठाते हैं, जैसे जो 2-3 सालों से मेरे दिमाग में है, कुछ डायरेक्टर से मेरी बात भी हो रही है, पार्टीशन के ऊपर कोई ऑथेंटिक चीज़ बनाना। कई बार उस पार्टीशन के ऊपर टीवी शो भी बना है, फिल्मों में भी लोगों ने उस पार्ट को हल्का फुल्का उठाया है, लेकिन पूरी तरह से पार्टीशन क्यों हुआ था, कौन उसका जिम्मेदार था, इसको सही तरह से दिखाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मेरे दिमाग में कई सालों से है, देखिए इसका कब वर्कआउट हो पाता है। अगर हम उस दौर के ऊपर ध्यान दें तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है उसको समझना कि उसका जिम्मेदार कौन था। जाहिर है पार्टीशन से जिन लोग फ़ायदा हुआ वही लोग जिम्मेदार रहे होंगे। हाँ, ब्लेम गेम यहाँ पर चलता रहता है, कोई बोलता है सावरकर जिम्मेदार थे, कोई बोलता है हिंदू महासभा जिम्मेदार थी, और सबसे बड़ी बात पूरा का पूरा ठिकरा उठा के
कुछ लोग जिन्ना के ऊपर फोड़ते हैं, जिन्ना अकेले जिम्मेदार था। अरे भैया अकेले जिम्मेदार कैसे था? और जिन्ना क्या हैसियत थी कोई पार्टीशन कर देता? जिन्ना, हाँ जिन्ना, सही बात है, जिन्ना प्रधानमंत्री बनना चाहता था। और ये बात तो उसने 47 के पहले से बोल रहा था। लेकिन ये थोड़ी है कि उसने जिम्मेदारी पार्टीशन कर दिया। जिम्मेदार तो वो है ना जिसने पार्टीशन किया। आज भी कई लोग वो बोलते हैं। अभी हाल ही में एक साउथ के कांग्रेस के एक नेता ने बोला कि साउथ को एक अलग देश बना देना चाहिए। यहाँ गोवा का एक नेता बोल रहा है गोवा का एक अलग संविधान चाहिए। तो मांगने वाले तो कुछ भी मांगते रहते हैं, तो क्या आप उनको दे देंगे? जिन्ना अलग मुस्लिम देश मांग रहा था, ये 40 के बाद उसने डिमांड शुरू की, मुसलमानों को अलग अलग मुस्लिम देश चाहिए, तो क्या दे देंगे? नहीं। यहाँ कुछ लोग जिन्ना को, तो कुछ लोग बोलते हैं सावरकर को। अरे भैया सावरकर तो जिंदगी भर लड़ रहे थे, उन्होंने उनको 2 जन्मों का कारावास हुआ था, क्या वो पार्टीशन मांगेंगे? जिम्मेदार तो वो लोग होंगे जिनको उससे फायदा हुआ था। लेकिन हाँ, ये बात जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूँ, दिखाना उतना ही मुश्किल है। इसलिए बहुत रिसर्च होगी। उस दौर के क्या हालात थे, कौन कौन से लोग शामिल थे, किसका क्या विचार था, कौन क्या बोल रहा था। बहुत सारी किताबें और बहुत सारे रिसर्च की ज़रूरत है। और इस चीज़ को ऑथेंटिक तरीके से दिखाना। और सबसे बड़ी बात कि जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ या जितनी बातें और जो सही चीज़ें मिलेंगी उन चीज़ को लेके आना, फिर उनको बनाने के बाद किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या रिएक्शन होगा, किस व्यक्ति का क्या रिएक्शन होगा, सेंसर बोर्ड का क्या रिएक्शन होगा, इन सब को झेलना, फिर उसको लाके सामने खड़ा करना, दर्शकों के सामने उसको पेश करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब जिसको ये चैलेंज फेस करना हो वो तो किसी पीरियड ड्रामा को उठाने की हिम्मत करे या किसी बायोपिक को उठाने की हिम्मत करे। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो यार बहुत सारे और सब्जेक्ट हैं बनाने के लिए। आप एक्शन बनाओ, कॉमेडी बनाओ, रोमांटिक बनाओ, कोई सोशल फिल्म उठा लीजिए। क्या जरूरत है आपको बायोपिक बनाने की या पीरियड ड्रामा को बनाने की या किसी हिस्टोरिकल सब्जेक्ट को उठाने की? और पिछले 10 साल से आप लोग बना रहे हैं, करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं और हिट भी हो जाती है फिल्म, तो आप न्याय नहीं कर पाते हैं। अगर आप किसी ऐसे विषय को उठा रहे हैं तो सबसे जरूरी होता है कि आप उस चीज के साथ न्याय करें। हाल ही में जो सबसे बड़ा मजाक हुआ वो था आदि पुरुष। इससे बड़ा डिजास्टर पूरे हिंदी सिनेमा के इतिहास में बहुत कम बना है। और 2 डिजास्टर एक साथ आए थे, एक आदि पुरुष आया था, दूसरा आया था ब्रह्मास्त्र। उतना ही बड़ा डिजास्टर वो भी था। ब्रह्मास्त्र के साथ में तो रिलीज के बाद सबसे बड़ा मजाक, उससे बड़ा उस फिल्म से बड़ा मजाक ये हुआ कि करण जौहर और बाकी लोग जितने उस फिल्म से जुड़े थे, पहले तो बनाई, उसके बाद जबरदस्ती उसको हिट साबित करने के लिए एक अलग तरह की मेहनत शुरू की। और इतनी सारी मेहनत के बाद भी कलेक्शन 250 करोड़ से ऊपर का नहीं दिखा पाए। जबकि इसको मैं दावे से कह सकता हूँ कलेक्शन 250 करोड़ भी नहीं था, उससे बहुत कम था। फिर भी उन्होंने ले दे के हाथ पाँव मार के अपनी सारी कोशिशें करके सारे मैनिपुलेशन करके 250 करोड़ तक कलेक्शन दिखा दिया। लेकिन फिर भी ये नहीं दिखा पाए कि फिर वो फिल्म हिट है। फिल्म इक्वल बजट में ही आई थी, 250 करोड़ फिल्म का बजट था और 250 करोड़ कलेक्शन उन्होंने दिखाया, तो इसको हिट कहाँ से कहा जाएगा? उससे बड़ा डिजास्टर ये कि उन्होंने ये भी घोषणा की कि इसका सीक्वल भी बनेगा, लेकिन वो बाद में सारी बातें टाटा फिस हो गई और वो कहानी वहीं खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अपने सारे फिल्मकर भाइयों से, फिल्म इंडस्ट्री से जितने जुड़े हुए जितने लोग हैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि यार और बहुत कुछ है बनाने के लिए। सबसे ज़रूरी ये होता है कि अच्छी फिल्म बनाएं आप। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बायोपिक बनाएं या पीरियड ड्रामा बनाएं। ऑडियंस सिर्फ आपसे एक अच्छी फिल्म मांगती है और आप लोग वही नहीं दे रहे हैं। ले दे करके इसी चीज़ में, जब एक चीज़ हमारी इंडस्ट्री में चल जाती है, बायोपिक कहीं से एक चल गया और हिट हो गया, तो सारे के सारे उसी के पीछे पड़ गए हैं।
जो सबसे ज़रूरी है कि आप अच्छी फिल्म बनाएं, और सबसे ज़्यादा अभाव अच्छी फिल्म का ही है। और इंडस्ट्री को अगर ज़िंदा रखना है तो दूसरी चीज़ ये देखें कि लिमिटेड बजट में बनाएं। आज 200-250 करोड़ का, 150 करोड़ का बजट तो एक आम बात हो गई है, और कलेक्शन करने में पसीने छूट जाते हैं। तो एक सेंसिबल बजट में एक अच्छी कहानी उठा के, एक सेंसिबल स्टार कास्ट के साथ, ये भी कोई जरूरी नहीं कि बड़े बड़े सुपरस्टार ही उठाएं, एक लिमिटेड बजट में फिल्म बनाएं। फिल्म लिमिटेड बजट बनेगी तो रिकवरी आसान होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फिल्म सेंसिबल तरीके से बनाई जाए, और ज़्यादा अच्छा यही है कि मसाला फिल्म बनाए, सबके लिए अच्छा होता है। बहुत सारे उसमें मसाले हैं, एक्शन बना दो, रोमांटिक बना दो, म्यूजिकल बना दो, कुछ भी बना दो। अगर बायोपिक पे हाथ लगा रहे हैं तो प्लीज़ उसके साथ न्याय कीजिए, सही तरह से सर्च कीजिए, और जिसके बायोपिक आप दिखा रहे हैं वो कैरेक्टर दिखे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।